तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, हाई कोर्ट अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है कि हाई कोर्ट बड़ा होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार पर्टिकुलर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अभी अगर हम बात करें हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो हाई कोर्ट की संख्या 25 है। तो देखते हाई कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसके इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सारे के सारे आर्टिकल देखेंगे और फिर इसको डीप में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में दे रखा है? तो हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के आर्टिकल 214 में दे रखा है। किस में दे रखा है? 214 में। अब पहले अपन इंडेक्स पढ़ते हैं और इसके बाद पूरा डीप में इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखा है संविधान के आर्टिकल 214 में राज्यों के हाई कोर्ट। मतलब क्या? हर राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ये आर्टिकल 214 में दे रखा है राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में। फिर दे रखा है 215 में हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। तो हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि इस हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश सभी न्यायालय को मानना होंगे, और अगर कोई इसका न्यायालय नहीं मानता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। दूसरा होता है इसका मतलब, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि अभिलेख न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं वो लिख के रखे जा सकते हैं। दूसरा है अभिलेख न्यायालय अपने डिसीजन में बदलाव भी कर सकता है। अगला आते हैं 216 हाईकोर्ट का गठन। मतलब राज्यों के लिए हाईकोर्ट का गठन है 216 में। अगर हम आपसे बात करें कि 214 में क्या है, तो 214 में हाईकोर्ट है, पर राज्य के लिए हाईकोर्ट का गठन किस आर्टिकल में? तो राज्य के लिए हाईकोर्ट का गठन है आर्टिकल 216 में। तो आपको क्या याद रखना? 215 में अपन ने 214 में देखा राज्यों के हाई कोर्ट, 215 में देखा हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, 216 में देखा हाई कोर्ट का गठन। मतलब किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए हाई कोर्ट बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, ये आपको आर्टिकल 216 में देखने को मिलेगा। फिर अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 217 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 217 में पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके पद, शर्तें आदि। तो मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अपन पढ़ेंगे 17 में। 17 के बाद हम 18 में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकलों को हाई कोर्ट पर लागू होना। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल या कुछ कानून हाई कोर्ट पर लागू होना, ये आर्टिकल 218 के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले। 219 में पढ़ेंगे न्यायाधीशों की शपथ। मतलब न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, तो ये 219 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और 220 में पढ़ेंगे हम स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, मतलब उसके ऊपर रोक। उसके बाद 221 में पढ़ेंगे न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में। 222 में पढ़ेंगे न्यायाधीशों का स्थानांतरण। और 223 में पढ़ेंगे कार्यकारी व मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर 224 में पढ़ेंगे अपर व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 ए में पढ़ेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 225 में पढ़ेंगे हाई कोर्ट की अधिकारिता। 226 में पढ़ेंगे हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। 227 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति। और 228 में कुछ मामलों का हाई कोर्ट को अंतरण। और 229 में हाई कोर्ट के कार्मिक के बारे में पढ़ेंगे। और 230 में पढ़ेंगे हाई कोर्ट की अधिकारिता। अब 230 के बाद 231 में पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का होना। ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन पढ़ेंगे तो इसके बाद में पूरा का पूरा अपन डीप में समझेंगे। तो ये सारा का सारा अपन ने इंडेक्स पढ़ा, इसके बाद अपन सारा का सारा डीप में समझेंगे। तो देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत। तो संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत एक हाई कोर्ट होता है। अब हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? तो देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? 1 है। और जो कहां पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन से कोर्ट आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर आते हैं तो वो होते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी पर्टिकुलर राज्य के लिए जो व्यवस्था की गई है सबसे बड़े न्यायालय की, वो होता है हाई कोर्ट।
अब हाई कोर्ट को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और जो हाई कोर्ट होते हैं उनके निचले स्तर के न्यायालयों को निर्देश देने का काम करते हैं, और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय का काम यही करते हैं हाई कोर्ट। तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, ये याद रखना। अब मान लो कुछ राज्य ऐसे जो छोटे हैं तो उनको किसी दूसरे राज्य क्षेत्र, दूसरे हाई कोर्ट के क्षेत्र में उनको जोड़ दिया गया है, ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, किंतु आर्टिकल 231 के अनुसार संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का गठन कर सकती है, और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है, और प्रत्येक हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। देखो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, पर अगर संसद कानून बनाती है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट का गठन किया जा सकता है। किस आधार पर? तो आर्टिकल 214 के अनुसार पर। मान लीजिएगा कि 2 स्टेट छोटे हैं तो उनके लिए भी एक हाई कोर्ट का गठन किया जा सकता है। छोटे छोटे राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो अगर हम देखें अभी करंट में तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। अब अगर ऐसा होता कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होते तो राज्य के हिसाब से भी हमें 28 हाई कोर्ट की व्यवस्था करनी होती, और यूनियन टेरिटरी के लिए 8 यूनियन टेरिटरी के लिए 8 हाई कोर्ट की व्यवस्था वहां करनी होती, पर हमने उसके बदले में केवल कितने 25 हाई कोर्ट बना के रखे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे यूनियन टेरिटरी को दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट में जोड़ रखा है। बस इतना आपको याद रखना। तो सबसे पहले आर्टिकल 214 के अंतर्गत क्या है? तो आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अगर संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी बना सकती है। अब राज्यों में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। क्यों करेगा भैया? कि जितना अगर मान लो राज्य बड़ा है तो वहां पर केस भी ज्यादा आएंगे, तो वहां पे न्यायाधीशों की संख्या भी अधिक रखनी पड़ेगी। अब राज्य मान लीजिएगा छोटा है तो वहां पर केस कम आएंगे, तो वहां पर न्यायाधीशों की संख्या कम रखेगा। तो ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन 214 के बाद में अगर हम देखें तो 217 में दे रखा है। तो 217 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके करता है। देखो अब बात ये आती है कि अपन ने आर्टिकल 217 में पढ़ा, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो स्पष्ट दे रखा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किससे परामर्श करके? तो राज्यों के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, जिसमें परामर्श किससे लेगा? तो राज्यों के राज्यपाल से लेगा। तो मतलब जिस राज्य के हाई कोर्ट के लिए वो न्यायाधीश नियुक्त कर रहा है, ठीक है, तो उसी के लिए उसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, और बाकी के जो हाई कोर्ट है उनसे ले सकता है, और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उससे लेगा। ये आपको याद रखना। और मुख्य न्यायाधीश से सर तो लेना ही होगा। अब अगर अपन बात करें कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी योग्यता क्या है, तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में अपन अब देख रहे हैं। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, ये योग्यता तो सब में कंपलसरी है। ये आपको याद रखना कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, मतलब 10 साल तक वो न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ये आपको याद रखना। किसी हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब या तो एक हाई कोर्ट में रहा है या एक से अधिक हाई कोर्ट में भी रहा है, पर सबको मिला के अगर वो 10 साल तक अधिवक्ता रहा है तो वो न्यायाधीश चुने जाने के योग्य है। और न्यायाधीश 62 वर्ष तक आयु पूरी होने पर अपने पद पर रहता है। इससे पूर्व 2 प्रकार अपने पद से हट सकता है। देखो ये एज लिमिट है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूनतम एज लिमिट है क्या न्यायाधीश की, तो बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट है तो हाँ बिल्कुल है।
तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर अपन बात करें कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से करेगा। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के अन्य किसी न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिससे भी वो परामर्श करना उचित समझता है, उनसे वो परामर्श करके किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। फिर मैंने बताया कि न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी योग्यता क्या है, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो या कम से कम 10 साल तक एक हाईकोर्ट या एक से अधिक हाईकोर्ट में वो अधिवक्ता रहा हो, तो भी वह व्यक्ति भारत में किसी भी राज्य का न्यायाधीश चुना जा सकता है। उसकी अधिकतम लिमिट क्या है, तो मैंने कहा 62 वर्ष तक अपनी एज पूरी होने तक वो अपने पद पर रह सकता है, या फिर इससे पहले भी उसे 2 प्रकार से वो अपने पद से हट सकता है। पहली प्रोसेस यह दे रखी है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, या राज्य के मुख्यमंत्री को देंगे, या प्रधानमंत्री को देंगे, या भारत के राष्ट्रपति को देंगे। तो ऐसा करके क्वेश्चन आपसे आता है तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति को देंगे। आया समझ में? तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। दूसरा दे रखा है कि आर्टिकल 124 के 4 में विधित प्रक्रिया एवं कारणों के आधार पर इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। अब उनकी प्रोसेस क्या है, तो आर्टिकल 124 के अनुसार अपन ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को इनके पद से हटाया जाता है उसी वाली पद्धति से इन्हें भी हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना, और अगर ये आपको पढ़ना हो तो इसके पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया तो उसमें पूरा का पूरा डीप में समझा रखा है, तो अपन यह टाइम वेस्ट ना करें। अब चलते हैं आर्टिकल 219 में। तो 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा दिलवाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता भारत का राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त कोई प्राधिकारी। मतलब ये कभी भी नहीं दिलवाएगा कि भारत का राष्ट्रपति दिलवाएगा, पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिलवा सकता। अब वो राज्यपाल हो सकता है या और कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा, तो अपन ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति की ओर से कोई भी व्यक्ति शपथ दिलवा सकता है, ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 320 के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 320 के अंतर्गत दे रखा है, आर्टिकल 320 के अनुसार हाई कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 220 ये कहता है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो उससे निचले लेवल के किसी भी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। जैसे जिला स्तर के जो न्यायालय होते हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, वहां पर हाई कोर्ट का न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकता। हाँ, हाई कोर्ट में कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, बस इतना याद रखना है। मतलब अपने पद से नीचे लेवल वाले में वो वकालत नहीं कर सकता, अप वाले में वो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 220 में क्या दे रखा है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो हाई कोर्ट में तो वकालत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं, पर उनसे उन दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं अन्य जगह पर वो अपना वकालत या विधि व्यवसाय नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। अब दे रखा आर्टिकल 223 के अंतर्गत। अब 223 में क्या दे रखा है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने में, राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से व अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अब मान लीजिएगा किसी कारणवश जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, उनका पद खाली हो जाता है, तो उस खाली पद पर कोई ना कोई न्यायाधीश चुनना होगा। अब या तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से चुना जा सकता है,
या फिर भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी न्यायाधीश को मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब ये आर्टिकल किस में दे रखा है, तो ये संविधान आर्टिकल 223 में दे रखा है, ये आपको याद रखना। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 224। देखो आर्टिकल 224 क्या कहता है, तो आर्टिकल 224 में दे रखा है उस समय जब कोई न्यायाधीश अनुपस्थित या कार्य अधिक है के कारण योग्यता रखने वाले व्यक्ति को 2 साल के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कार्य अधिक हो या न्यायाधीशों की कमी हो, उस स्थिति में हाई कोर्ट में काम करवाने के लिए किसी अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अगर हम कहें तो उसको कहते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। मतलब किसी भी अन्य न्यायाधीश को तदर्क न्यायाधीश भी अपन बोल सकते हैं, उस केस को तदर्क न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश की नियुक्ति वो करता है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में बहुत काम है और न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना। अब कौन बुलाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। इसे कार्यकारी न्यायाधीश भी आप बोल सकते हो। अब अगर अपन बात करें कि आर्टिकल 224A में क्या है, तो 224A में कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश आवश्यक होने पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बुला सकता है। अब आर्टिकल 224 ये है कि सेम सिचुएशन में जैसे कार्य अधिक है और न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है हाई कोर्ट के उनको भी बुला सकता है और उनको बुलाकर हाई कोर्ट के काम करवा सकता है, पर उनको अलग से उसके लिए वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि उनको बुलाना आसान इसलिए होगा क्योंकि उनको हाई कोर्ट का पूरा एक्सपीरियंस होता है और योग्यता उनके पास पूरी की पूरी होती है, तो इसीलिए उनको भी बुलाया जा सकता है। मतलब एक तो मैंने पढ़ा 224 और 224A। 224 में तदर्क न्यायाधीश की नियुक्ति है और 224A में अगर अपन देखें तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। ये आपको याद रखना। 223 में करा था अपन ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है और 222 की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रांसफर है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। पूरा का पूरा समझेंगे इसके बाद भी अपन। अब देखो यहां दे रखा है सबसे पहले हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार। अब मान लीजिएगा हाई कोर्ट के अधिकार के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो क्या क्या अधिकार है हाई कोर्ट के, तो सबसे पहले दे रखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत मूल अधिकार उल्लंघन के मामले आते हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रेट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को है। जैसे आपने पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो अपन भाग 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 32 के बारे में। तो आर्टिकल 32 में पढ़ा था अपन ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एक तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, एक होता है हाई कोर्ट। तो जब मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो ये आर्टिकल ये इसका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। मतलब ये हाई कोर्ट को अधिकार है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रीट जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आर्टिकल 226 के तहत। दूसरा दे रखा अपीली क्षेत्र अधिकार। अपीली क्षेत्र का मतलब होता है अपील सुनने का अधिकार है इसको। अगर हम देखें हाई कोर्ट 225 के अनुसार आर्टिकल 225 के अनुसार अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों के विरुद्ध निर्णय व अपील सुनने का अधिकार रखता है। अब अपील 3 मामलों में सुनी जा सकती है। पहले अपील समझते हैं। जैसे अगर माना कि सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय होता है। कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट को देश के किसी भी न्यायालय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिएगा कि हमारा जबलपुर हाई कोर्ट है, तो जबलपुर हाई कोर्ट के खिलाफ भी वो अपील सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी अपील सुनने का अधिकार रखता है
आपका सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार रखता है। अब अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं इनके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार रखता है। केवल ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार नहीं रखता है। तो ये इसमें दे रखा। अब अपील कितने मामलों में सुनी जा सकती है? तो अपील 3 मामले में सुनी जा सकती है। अब सिविल मामले आ जाते हैं, दांडिक मामले आ जाते हैं और संवैधानिक मामले आ जाते हैं। अब सिविल मामलों की अगर बात करें तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले होते हैं वो सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं। दांडिक मामलों की बात अगर करें तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो क्रिमिनल टाइप के जो केसेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। संवैधानिक मामलों की अगर हम बात करें तो जो विधेयक से रिलेटेड होते हैं, कानून से रिलेटेड होते हैं, संविधान से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे मामले जनरली इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इनके खिलाफ भी इसे अपील सुनने का अधिकार है। जैसे अगर मान लो किसी जिला स्तर के न्यायालय ने के खिलाफ ये सुन सकता है, तहसील स्तर के न्यायालय के खिलाफ भी ये सुन सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इसे अपील सुनने का अधिकार नहीं है। अब बात करें अधीक्षण का अधिकार। अब अधीक्षण का अधिकार का मतलब, तो आर्टिकल 227 के अनुसार प्रत्येक हाईकोर्ट को अपनी अधिकारिता के अधीनस्थ सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। कहने का मतलब है कि जितने भी उसके अंतर्गत हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं उनको सबको कंट्रोल करने का अधिकार है इसके पास। जैसे जिला स्तर आता है, जिला स्तर के बाद तहसील स्तर के न्यायालय आते हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत रहेगा। अगला है अंतरण संबंधी अधिकार। अब अंतरण संबंधी अधिकार ये आर्टिकल 228 में, यदि हाईकोर्ट को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में लंबित मामले में संबंधित मामले में अंतरित कर सकता है। यदि हाईकोर्ट को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित मामले में, मतलब कोई केस चल रहा है, जैसे आप ऐसे समझिएगा, उसमें थोड़ा सा वर्ड छूट रहा है। तो अगर मान लीजिएगा कि हाईकोर्ट को यह पता चल जाता है कि जैसे उस हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाले जो निचले स्तर के न्यायालय उनमें कोई मामला लंबित है बहुत दिनों से और वो उसको सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो हाईकोर्ट उसे दूसरे न्यायालय के पास पहुंचा सकता है या फिर अपने अंतरित भी कर सकता है। ये याद रखना। तो लंबित मामले को दूसरे के अंतरित भी कर सकता है या अपने पास भी बुला सकता है उस मामले को, ये याद रखना। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 229 में क्या है, तो आर्टिकल 229 में कार्मिक प्रशासन हाईकोर्ट स्वयं देखेगा व उसके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। मतलब इसके जो कर्मचारी होंगे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्वयं हाईकोर्ट देखता है और उनके वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हाईकोर्ट की जो वैकेंसी निकलती है वो जनरली हाईकोर्ट स्वयं निकालता है, ठीक है। तो उसके कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं वो भी वही डिसाइड करता है हाईकोर्ट, और वो कहां से दिए जाएंगे, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। आपने सुना होगा हाईकोर्ट की जब वैकेंसी निकलती है तो हाईकोर्ट ही निकालता है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट लेवल की जो वैकेंसी निकलती है, जैसे हम मध्य प्रदेश के तो हमारे एमपीपी भी निकालता है, और अगर अदर स्टेट में देखेंगे तो उनके अदर स्टेट के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो निकालते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनको वेतन भत्ते कौन देता है, तो ये वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। पर अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की हम बात करें तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनके न्यायाधीशों की अगर हम पेंशन की बात करें तो वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेंट्रल के लोग होते हैं, बट वो काम कहाँ करते हैं, स्टेट में। तो उनको सैलरी कहाँ से मिलनी चाहिए, स्टेट से। पर जब स्टेट में काम करने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उसके बाद वो उनको सैलरी देने का या पेंशन देने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, तो केंद्र। तो ये पूछा जा सकता है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको सैलरी तो देता है, मतलब उनकी सैलरी तो होगी राज्य सरकार की संचित निधि पर पेंशन जो भारित होगी वो केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होगी। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसके अंतर्गत ये पूरा हाईकोर्ट के बारे में बस इतना पढ़ना है। इसके जो मैं आर्टिकल है अभी लास्ट में मैं सारे के सारे रिपीट करवा दूंगा और मैं याद भी करवा दूंगा।
अब इसके बाद में जो तीसरे नंबर के हाई कोर्ट, मतलब तीसरे नंबर के जो कोर्ट आते हैं, जैसे अगर हमने सबसे पहले पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो निचले स्तर का कोर्ट होता है उसको अपन कहते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी जो निचले स्तर का कोर्ट होता है उसको अपन सब अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। उसमें अधीनस्थ न्यायालय लिखा वो भी सही है, या फिर अपन सब ऑर्डिनेट कोर्ट उसे बोलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय बोल दीजिएगा या उसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, या शुद्ध भाषा में समझे तो जो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं वो इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो एक तो देश के स्तर का अपन ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, राज्य स्तर का अपन ने हाई कोर्ट पढ़ा, और राज्य के निचले जिला स्तर के लेवल की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, या आप अधीनस्थ न्यायालय भी इसको बोल सकते हैं। अब संविधान के आर्टिकल 233 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना व स्थानांतरण कर सकता है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि देखो अपन ने जो पढ़ा था पहले कि अगर अपन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह करने का काम किसका था, तो वो था राष्ट्रपति का। हाई कोर्ट के लिए भी राष्ट्रपति का था, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी राष्ट्रपति का था, पर राज्य के लिए कौन करेगा, राज्य में जिला स्तर के लिए कौन करता है, तो याद रखना यहाँ राज्यपाल करेगा। कौन करता है, राज्यपाल, क्योंकि वो दोनों केंद्र के होते हैं। मतलब होता भले हाईकोर्ट राज्य में, पर उसमें जो काम करने वाले हैं वो केंद्र के लोग होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र के हैं, तो उस हिसाब से उनकी नियुक्ति कौन करना चाहिए, राष्ट्रपति। अब अगर हम बात करें कि राज्य में जो जिला स्तर के कोर्ट होते हैं उनमें काम करने वाले होते हैं राज्य के, तो उनकी नियुक्ति कौन करना चाहिए, राज्यपाल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मैंने कहा कि आर्टिकल 233 के अंतर्गत राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके वो जिला स्तर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पदस्थापना करता है, वह ट्रांसफर भी उनका कर सकता है। तो अगर जिला स्तर के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा, तो भैया राज्यपाल करेगा, ये याद रखना। जबकि हाई कोर्ट का अगर करना होगा तो कौन करवाएगा, राष्ट्रपति। किसके परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश। अब इसमें जो आर्टिकल 234 दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश व न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों के व न्यायिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है, पर लोक सेवा आयोग और संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। तो इसमें पीएससी भी भाग लेता है, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी भाग लेता है, और राज्यपाल भी लेता है। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 235। तो आर्टिकल 235 में दे रखा है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की हाई कोर्ट की शक्ति। मतलब ये कि जैसे अभी अपन ने ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ा, अब इस सब ऑर्डिनेट कोर्ट पर कंट्रोल कौन करता है, तो वो हाई कोर्ट करेगा। जैसे हाई कोर्ट पर कंट्रोल करने का अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट का, वैसा का वैसा ही हाई कोर्ट का अधिकार है उसके निचले स्तर के न्यायालयों पर कंट्रोल करने का। ये चीज आपको याद रखना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब अधीनस्थ या अधीनस्थ न्यायालय जिसको अपन कहेंगे कि 233 में राज्यपाल उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ट्रांसफर करता है या स्थानांतरण समझ लीजिएगा, और 234 में जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त, मतलब जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति वगैरह करने का काम 234 में किसके परामर्श से करता है, तो पीएससी के परामर्श से करेगा और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से करेगा। फिर 235 में क्या है, तो 235 में मैंने कहा हाई कोर्ट की पावर है, समझ लीजिएगा कि हाई कोर्ट की नियंत्रण की शक्ति, तो नियंत्रण करके रखती है हाई कोर्ट किस पर, तो उससे निचले स्तर के न्यायालयों पर। अब ये पूरा का पूरा हाई कोर्ट और सब अधीनस्थ न्यायालय अपन ने पढ़ लिया है, पर फिर भी मैं आपको पूरे के पूरे आर्टिकल रिपीट करा रहा हूं, तो आप एक बार फिर से आर्टिकल रिपीट जरूर कर लीजिएगा, तो अपन आर्टिकल याद भी रखना है इसमें। देखो अपन ने पढ़ा सबसे पहले 214 में, तो 214 के अंतर्गत क्या पढ़ा अपन ने कि राज्यों के हाई कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट है, राज्यों में हाई कोर्ट होता है, बस इतना पढ़ा। फिर 215 में पढ़ा अपन ने हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। 216 में पढ़ा हाई कोर्ट का गठन। अब मान लीजिएगा कि कोई छोटा सा राज्य है, उसके लिए हाई कोर्ट का गठन करवाना, जैसे पहले आपने सुना होगा कि 24 राज्य थे, 24 हाई कोर्ट थे,
फिर 25वां हाईकोर्ट जैसे बना उसी प्रकार अब 26वां भी हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। तो उसका गठन की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 216 के अंतर्गत है। फिर अपन पढ़े 217 में कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके पद की शर्तें। तो 17 में क्या है, नियुक्ति, 16 में क्या है, हाईकोर्ट का गठन, और 15 में क्या है, उसका अभिलेख न्यायालय, और 14 में क्या है, राज्यों के हाईकोर्ट। तो याद कैसे रखना, 14 में राज्यों के हाईकोर्ट है, 15 में अभिलेख न्यायालय, 16 में क्या है, तो प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट का गठन, 17 में क्या है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 17 से याद रखना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर 18 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकलों का हाईकोर्ट पर लागू होना। फिर 19 में क्या है, तो न्यायाधीशों के शपथ है। 20 में क्या है, तो उनके विधि व्यवसाय पर बैन, मतलब स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात जो अपन ने पढ़ा था कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही केवल वकालत कर सकते, तो ये 20 में। 21 में क्या है, तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और 22 में ट्रांसफर है, उनका स्थानांतरण। 23 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, और 24 में अपर व तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है, और 24A में अपन ने पढ़ा था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। फिर 25 में हाईकोर्ट की अधिकारिता है, 26 में रीट जारी करने का अधिकार है। तो 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 226 में जो अधिकार हाईकोर्ट को है, आर्टिकल 139 के अनुसार वैसा का वैसा ही अधिकार है आपके सुप्रीम कोर्ट को। फिर 227 में पढ़ा था कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति हाईकोर्ट के पास है, जो उसके निचले स्तर का है। और 228 में कुछ मामलों में हाईकोर्ट को अंतरण का मतलब समझते हैं ना, एक से दूसरे जगह पर जा केस को पहुंचाना, या अपने अंदर लेना या किसी दूसरे न्यायालय के पास पहुंचाना। फिर 229 में हाईकोर्ट के कर्मचारी है, और 230 में हाईकोर्ट की अधिकारिता वृद्धि। फिर इतना आपको याद रखना। फिर 231 में अपन पढ़ ही लिए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन, मतलब जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन करना है तो ये संविधान के आर्टिकल 231 में इसका वर्णन दे रखा है। और इसके बाद अपन ने पूरा पढ़ ही लिया। अब अपन ने पूरा का पूरा हाईकोर्ट पढ़ लिया है। इसके अगले वाले वीडियो में मैं हाईकोर्ट के आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।